हाय एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 11 ऑफ जीएसटी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पूरा रामसार कन्वेंशन क्लोज करा था। उसके 49 साइट्स की लिस्ट मैंने बताई थी एंड अलॉन्ग विद द क्राइटेरियाज विथ विच एनी साइट कैन बी डिक्लेयर्ड एज रामसार साइट। टोटल 9 क्राइटेरियाज थी, उसमें से अगर कोई भी 5 फुलफिल होता है तो वो रामसार साइट डिक्लेयर हो सकता है। ठीक है, वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल द रामसार स्ट्रैटेजीज, 3 पिलर एक्शंस। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव्स, की फीचर, प्रोजेक्ट फंडिंग्स, बेसिक जो भी हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट CMS। ठीक है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़। ठीक है, एग्रीमेंट और MOU के बीच में डिफरेंस पड़ा था। अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 के बारे में डिस्कस करा था। एंड देन वी हैड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू UNCBD, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री, कहानी, चलचित्र हमने समझे थे कि 1992 में रियो डी जेनेरियो के अंदर जो अर्थ समिट हुआ था, उसके अंदर जो कंसर्न पॉइंट थे कि भाई 8 साल बाद हम नई सेंचुरी में मूव कर रहे हैं, तो जो भी हमारे करंट इश्यूज हैं दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व। ठीक है, तो जो लिस्ट बनाई गई थी फॉर ऑल द कंसर्न्स दैट वी हैव और द चैलेंजेस दैट वी हैव, उसको एजेंडा 21 कहा गया था। ठीक है, उन लिस्ट के पार्ट में से एक था आपका प्रॉब्लम ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो उसका देखिए उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया विच वाज नेम्ड एज UNCBD, दैट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बेसिस पे आपके COPs होते हैं। ठीक है, लास्ट जो हमने डिस्कस करा था वो कुमिंग चाइना में हुआ था। ठीक है, ऑल द थिंग्स वी डिस्कस्ड एंड देन वी क्लोज द लास्ट लेक्चर ऑन कि बॉस COP 5 COP 10 में 2 नए प्रोटोकॉल्स ऐड हुए थे, विच वॉज योर कार्टाजीना प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, अब उसकी कहानी हम आज से आगे रिज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन टुडेस लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट जो थोड़ा बहुत UNCBD के बारे में बचा था और जो लास्ट COP हुआ था। ठीक है, COP 15 जो आपका कुमिंग में हुआ था, वो एक बारी वर्चुअल में हुआ, एक बारी फिजिकल प्रेजेंस के साथ हुआ। वर्चुअल आपका 2021 में हुआ था, फिजिकल आपका अप्रैल टू मई 2022 में हुआ था। ठीक है, लेटेस्ट ईयर। तो उसके थीम्स वगैरह पढ़ेंगे एंड देन विल डिस्कस इन लेंथ अबाउट कार्टाजीना प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, कार्टाजीना बेसिकली एक जगह है कोलंबिया के अंदर। ठीक है, एंड नागोया इज अ प्लेस इन जापान। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो UNCBD के बारे में जो हमने किस्से कहानियाँ सुने लास्ट लेक्चर के अंदर, उसमें ये था कि भाई स्टैब्लिश हुआ वो 1992 में। ठीक है, जो हमने अभी कहानी सुनी अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो। ठीक है, उसके बेसिस पे आपका जो UNCBD था वो पहले UNCED था। ठीक है, UNCED स्टैंड्स फॉर योर एनवायरमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, पहले ये था, उसके बाद इसका नामकरण चेंज होके आपका UNCBD बना। ठीक है, 1992 अर्थ समिट के बेसिस पे। ठीक है, इट कंडक्टेड COP 14 हुआ UNCBD के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद आपका जो लेटेस्ट था COP 15, COP स्टैंड्स फॉर योर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, वो आपका COP 15 हुआ और बिकॉज ऑफ कोविड इट गॉट पोस्टपोन। ठीक है, 2 फेज में हुआ ये, एक बारी वर्चुअल और एक बारी फिजिकल। ठीक है, जो COP 15 था दैट वाज आल्सो नोन एज कुनमिंग डिक्लेरेशन, चाइना के अंदर आता है। ठीक है, और जो थीम थी इस COP 15 की दैट वाज योर इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, कुनमिंग डिक्लेरेशन थीम वाज इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन। ठीक है, अब CBD दैट स्टैंड फॉर योर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, तो भाई ऑब्जेक्टिव उसका सबसे पहले ये है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसका देखा देखी इसके लिए ही हमारा पहला जो प्रोटोकॉल था दैट वाज कार्टाजीना प्रोटोकॉल, वो इससे ही रिलेटेड है, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था वाज योर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनरिक रिसोर्सेज। इसको एड्रेस करने के लिए हमारा नागोया प्रोटोकॉल था। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो प्रोटोकॉल का बेसिक फाउंडेशन है कि क्यों बनाए गए, क्यों हुआ, वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, नाउ आर वेरी फर्स्ट कार्टाजीना प्रोटोकॉल। कार्टाजीना है कहाँ, कोलंबिया में है। ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, जो अभी भी कई लोगों को डाउट रहता है कि भाई एक कन्वेंशन और एक प्रोटोकॉल में डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, तो देखो कन्वेंशन कुछ नहीं है, 4 लोग मिलते हैं, डिस्कस करते हैं नेताओं की तरह और घर चले जाते हैं। ठीक है, सो कन्वेंशन बेसिकली आपका मतलब कमिंग टुगेदर, दे डिस्कस एंड देन कि भाई ठीक है हम इस पर कुछ सोच करेंगे, सोची करेंगे, विचार करेंगे, ऑल दोज थिंग्स, या बेसिक डिस्कशन कि हाँ भाई कंसर्न पॉइंट क्या है, क्या चैलेंजेस है, कैसे इसको एड्रेस कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स, वो हमारा कन्वेंशन का पार्ट होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल ये होता है, प्रोटोकॉल्स के अंदर आप क्या स्टेप्स ले रहे हो, व्हाट ऑल स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन टू रिजॉल्व एनी इशू, वो आपका
प्रोटोकॉल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना, जहाँ कन्वेंशन और प्रोटोकॉल दिख जाए समझ जाना कि बेसिक डिफरेंस है कि एक्शन प्लान क्या है। अगर सिर्फ बातें हो रही हैं तो वो कन्वेंशन का पार्ट है, अगर बातें हो चुकी हैं और कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, एक्शन लेने वाले हैं या लिए गए हैं, वो सारे आपके प्रोटोकॉल्स का पार्ट है, ठीक है। नाउ कार्टेजियन प्रोटोकॉल का फंडा क्या है कि भाई वो बायो सेफ्टी से रिलेटेड है। अब इसके लिए हम छोटी सी कहानी समझेंगे, कहानी नहीं है बट फैक्चुअल मैटर्स पे बेस्ड है, ठीक है। जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बीटी कॉटन, ठीक है, आज के टाइम पे इंडिया के अंदर भी बीटी कॉटन मिलता है। बीटी कॉटन का बेनिफिट क्या है कि भाई कॉटन जब ग्रो होती है उस पर एक बैक्टीरिया अटैक करता है, विच इज़ दैट बैक्टीरिया इज नोन एज बॉलवॉर्म, ठीक है। बॉलवॉर्म की वजह से जो फसल उगती है कॉटन की वो पूरी ख़राब हो जाती है। तो उसके बेसिस पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बीटी कॉटन एक सीड बनाया, ठीक है। बीटी कॉटन स्टैंड्स फॉर योर बैक्टीरिया विच रिलीजेस एंजाइम्स विच इज़ रेजिस्टेंस टू बॉलवॉर्म, ठीक है। ऐसा बीज जो कि एक एंजाइम रिलीज करता है विच इज़ रेजिस्टेंस टू बॉलवॉर्म। अब अगर बॉलवॉर्म्स को रेजिस्ट करता है दैट मीन्स आपके क्रॉप के खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। कम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं, बिकॉज बॉलवॉर्म ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपकी फसल को खराब करता है, ठीक है। तो बीटी कॉटन किस कैटेगरी का पार्ट है, जीएम क्रॉप का। व्हाट इज जीएम? जीएम स्टैंड्स फॉर योर जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्रिंजल भी था लेटेस्ट, आप इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड का फंडा क्या है कि भाई जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी उस चीज़ की, या जैसे आपकी सीड हो गया या कोई फूड हो गया या कोई आप ऑर्गेनिज्म की वजह से ग्रोथ कर रहे हो किसी चीज़ की, ऑल दोज थिंग जिसका पहले जो नेचुरल ट्रेट था उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस के संग आपने आर्टिफिशियली एक चीज़ क्रिएट करी, जो कि आपके प्राइमरी जो एम है ना, या जो प्राइमरी टारगेट है, जो प्राइमरी आउटपुट है वो सेम रखेगी, बट उसके अलावा अगर कुछ कंसर्न पॉइंट है, जैसे हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ठीक है, उसके अंदर भी आपके मॉडिफाइड सीड्स ही यूज़ हुए थे, तभी उसके इतनी ज़्यादा आपकी जो वीट और राइस की ग्रोथ थी वो एकदम से बढ़ गई, ठीक है। इवन दो दैट सीड वॉज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन हाई अमाउंट ऑफ वाटर, बट वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड ही यूज़ हुआ था। सेम प्रिंसिपल पे यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि बॉस जीएम क्रॉप जो है दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, बीटी कॉटन एक उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बीटी कॉटन का सेंस क्या है, बीटी स्टैंड्स फॉर योर बैक्टीरिया विच रिलीजेस एंजाइम्स रेजिस्टेंस टू बॉलवॉर्म, ठीक है। अब कोई भी क्रॉप जो कि एक प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही है कि भाई आप फसल के लिए अगर आप उसको खेत में डालोगे उससे कॉटन उगेगी। अब आप जो यूज़ कर रहे हो, पहले जो सीड था वो नेचुरल था, अब जो सीड है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर कुछ चीज़ हो गई तो वो कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंदर इट कम्स अंडर एलएमओ, ठीक है। सो जीएम क्रॉप्स कम अंडर एलएमओ दैट स्टैंड्स फॉर योर लिविंग मॉडिफाइड क्रॉप। एलएमओ की फुल फॉर्म होती है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जीएम क्रॉप, तो हायरार्की कैसे बनी, आपका एलएमओ, एलएमओ के अंदर जीएम, जीएम के अंदर आपका बीटी कॉटन, ठीक है। तो बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन आपका एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है। और ये जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, तो वो किसका कैटेगरी हो गया, आपका एलएमओ का, दैट इज योर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नाउ अब इतनी कहानी समझने के बाद कार्टेजिना प्रोटोकॉल क्या है, बेसिकली कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज द गवर्निंग बॉडी ऑन द मूवमेंट ऑफ एलएमओ, बस इतनी सी कहानी है। कहानी का सार क्या बना कि भाई जो भी देश दुनिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, कैसे भी कह लो, पेड़ पत्ते फूल जानवर खाने का पदार्थ, एनीथिंग दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, वो आपका एलएमओ की कैटेगरी में आता है। और उस एलएमओ की कैटेगरी को ओवरव्यू करना, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर योर कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें लिख लो कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायोसेफ्टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन, ब्रैकेट में लिखना बीटी बैक्टीरिया, बीटी स्टैंड्स फॉर योर बैक्टीरिया विच रिलीजेस एंजाइम्स विच इज रेजिस्टेंस टू बॉलवॉर्म विच अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रॉयड्स द कॉटन क्रॉप, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट में लिखो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कम्स अंडर एलएमओ, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज द गवर्निंग बॉडी ऑन द मूवमेंट ऑफ एलएमओ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शनिंग ऑफ कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ठीक है। तो भाई ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल में एलएमओ डिक्लेयर कर दिया, एलएमओ के अंदर आपका जीएम क्रॉप, और हमारा जो एग्जांपल है जिससे हमने समझा दैट इज योर बीटी कॉटन, ठीक है। तो पूरी हायरार्की तो बन गई, बट फंक्शन कैसे करेगा,
आपका कार्टेजिनर प्रोटोकॉल के अंदर. सो फंक्शनिंग ऑफ कार्टेजिनर प्रोटोकॉल इज डन थ्रू 2 स्ट्रैटेजीज. ठीक है, फर्स्ट इज योर AIA एंड सेकेंड इज योर बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस. ठीक है, द वेरी फर्स्ट इज योर AIA. AIA स्टैंड फॉर एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट. ठीक है, एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट. ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि एक कंट्री जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसने वो सीड बनाई, फॉर एग्जांपल US, वो आपका एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गया. ठीक है, और एक जैसे कि इंडिया है जिसको उस टेक्नोलॉजी उस सीड की ज़रूरत है सो दैट उसका जो प्रोडक्शन है. ठीक है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका ने वो सीड की टेक्नोलॉजी से मतलब अपनी टेक्नोलॉजी से वो सीड बना दिया कि भाई ये रहा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जिसकी वजह से आप अपनी कॉटन की जो फार्मिंग है या ग्रोथ है वो कर सकते हो. ठीक है, अब इंडिया बोल रहा है कि भाई हमें ये टेक्नोलॉजी या सीड दे दो, हम अपने खेतों में इसको लगा के कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में. ठीक है, तो यहाँ पे एक कंट्री USA आपका एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गया और इंडिया आपका इंपोर्टिंग कंट्री हो गया, है ना. तो AIA के अंदर विच इज़ योर एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन एन एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड एन इंपोर्टिंग कंट्री. यूजुअली जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है दैट इज़ योर डेवलप्ड कंट्री ओनली. ठीक है, और इंडिया जो कि एग्जांपल इंपोर्टिंग कंट्री का दैट इज योर डेवलपिंग कंट्री. ठीक है, अब उसमें क्या रहता है AIA के अंदर एक्सपोर्ट जो कर रहा है, जैसे US जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, वो क्या क्या डिक्लेयर करेगा. ठीक है भाई, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर क्रॉप को शेयर कर रहा है किसी डेवलपिंग कंट्री के संग, तो उसको एक लिस्ट ऑफ आइटम्स शेयर करने पड़ेंगे कि भाई किस किस फॉर्मेट में एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी टू द डेवलपिंग कंट्री और द इंपोर्टिंग कंट्री अलॉन्ग विद द कार्टेजिनर प्रोटोकॉल एडमिनिस्ट्रेटिव्स. ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन रहेगी दैट इज़ योर लेबल कि भाई क्या आप एक्सपोर्ट करके भेज रहे हो एक डेवलपिंग कंट्री में. ठीक है, तो उसका लेबल रहेगा कि भाई हम एक क्रॉप भेज रहे हैं या स्पीशीज़ भेज रहे हैं या खाने की कोई चीज़ भेज रहे हैं, वो प्रॉपर लेबल होगा. ठीक है, सेकंड इज़ योर LMO यूज़ प्रोसीजर. ठीक है, कि भाई वो लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म का आप यूज़ कैसे करोगे, कि अगर वो सीड है तो वो कैसे आपको उसका यूटिलाइजेशन करना है, कि भाई खेती के अंदर अगर आपने वो सीड डाला तो उसमें कितना पानी डालना है, कितनी ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए, कितना आपका टेम्परेचर रहना चाहिए, कितनी आपकी रेनफॉल होनी चाहिए, कितना आपका सनलाइट होना चाहिए. ऑल दोज प्रोसीजर नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड. ठीक है, देन थर्ड जो चीज़ डेवलप्ड कंट्री या जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसको बताना है दैट इज़ योर रिजल्ट हैंडलिंग, कि भाई रिजल्ट आने पे क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा और कब तक आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे. ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट बताना है. ठीक है, नेक्स्ट इज जो पॉजिटिव इम्पैक्ट कि भाई इस LMO को यूज़ करके आपके लिए क्या पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं. एंड देन द लास्ट थिंग दैट अ डेवलप्ड और एन एक्सपोर्टिंग कंट्री नीड्स टू शेयर इज़ कि उस LMO को यूज़ करने के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है. ये सारी लिस्ट ऑफ आइटम्स नीड्स टू बी शेयर्ड बाय द एक्सपोर्टिंग और अ डेवलप्ड कंट्री टू द इंपोर्टिंग कंट्री और द डेवलपिंग कंट्री. ठीक है, तो ये तो एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट कंट्री को ये सारी डिटेल भेजनी है. अब इंडिया के जैसे हमने जो एग्जांपल समझा वहाँ पे इंडिया का एग्जांपल लिया, तो इंडिया विच इज़ एन इंपोर्टिंग और अ डेवलपिंग कंट्री, उसको ये सारी चीज़ें जो एक्सपोर्टिंग कंट्री अपने जो लिस्ट ऑफ आइटम्स भेज रहा है उसका जो पूरा अगर अंडरस्टैंडिंग हुई तो उसको अपना एक कंसेंट देना है कि भाई हाँ मैं ये जो चीज़ें एक्सपोर्टिंग कंट्री भेज रही है अलॉन्ग विद ऑल द डिटेल्स वो मैं समझ चुका हूँ, मैं उसके रिपरकशन समझ सकता हूँ, उसके बेनिफिट समझ गया हूँ, एंड ऑल द थिंग्स दैट आर शेयर्ड विद मी आई एम इन फुल मतलब अवेयर हूँ मैं कि भाई हाँ उसके क्या बेनिफिट है और कैसे उसका यूज़ है. ठीक है, तो डेवलपिंग और एन इंपोर्टिंग कंट्री को नीड टू गिव एन एसेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, जो कि अंडर कार्टेजिनर प्रोटोकॉल है, उसको अपना एक कंसेंट भेजना है कि हाँ मैं इस LMO को इंपोर्ट कर रहा हूँ अपनी कंट्री में और ये मेरा यूज़ रहेगा. ठीक है, तो एक बार जब CBD को कंसेंट लेटर मिल जाता है बाय द डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, देन परमिशन लेटर इज सेंड टू द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू एक्सपोर्ट. ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, पहले एक्सपोर्टिंग कंट्री अपनी लिस्ट ऑफ आइटम्स बताता है कि भाई ये चीज़ें. ठीक है, देन सेकेंड आपका जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो अंडरस्टैंडिंग का कंसेंट भेजता है CBD को. ठीक है, फिर CBD आपका एक लेटर रिलीज़ करता है एक्सपोर्टिंग कंट्री को. ठीक है, जिसके अंदर वो बेसिकली परमिशन लेटर होता है कि भाई ठीक है हमें जो इंपोर्टिंग कंट्री है वहाँ से कंसेंट मिल चुका है, तो अब आप चाहो तो अपना जो LMO प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो वो परमिशन लेटर एक्सपोर्ट लेटर आपका CBD देता है एक्सपोर्टिंग कंट्री को और फिर वो एक्सपोर्टिंग कंट्री उस LMO को एक्सपोर्ट करता है टूवर्ड्स द इंपोर्टिंग कंट्री. ठीक है, तो ऐसे पूरा किस्से कहानियाँ बन गए. ठीक है, तो इसमें लिख लो अंडर इंपोर्टिंग और डेवलप्ड कंट्रीज, इसके अंदर लिख लेना पूरा कि इंपोर्टिंग कंट्री नीड्स टू गिव कंसेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू CBD अंडर कार्टेजिनर प्रोटोकॉल.
ठीक है. वंस कंसेंट इज रिसीव्ड, परमिशन लेटर इज सेंड टू द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू एक्सपोर्ट. ठीक है, तो ये आपका पूरा AIA का प्रोसेस है. ठीक है, दो चीज़ें पढ़ी ना हमने, AIA और बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस. तो ये पहला आपका पूरा AIA था, एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट. ठीक है, सेकेंड जो है आपका कि वो कार्टेजिना प्रोटोकॉल फंक्शन कैसे करता है, उसमें सेकेंड इज योर बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस. तो बेसिकली बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस कुछ नहीं है, इंटरनेट बेस्ड पूरा सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें जो भी LMO जिस कंट्री या जिस डेवलपिंग और इम्पोर्टिंग कंट्री ने LMO को इम्पोर्ट करा है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कि भाई कैसे यूज़ करा गया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, क्या टेम्परेचर था, कैसे क्या आप उसका प्रोडक्टिविटी यूज़ करोगे, क्या उसका आउटपुट रहेगा, ऑल दीज थिंग्स विल बी वैलिडेटेड बाय द बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस. ठीक है, सो बेसिकली बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस विल क्रॉस वैलिडेट द डिटेल्स ऑफ LMO वंस इट इज़ इम्पोर्टेड बाय द इम्पोर्टिंग कंट्री. ठीक है, अब इसमें लिख लो नेक्स्ट. इन 2016 to 17 अमेंडमेंट वॉज बॉट इन कार्टेजिना प्रोटोकॉल इन कुआलालंपुर एज लायबिलिटी बिल. ठीक है, अब देखो इसका फंडा क्या है कि भाई एक्सपोर्टिंग कंट्री ने इम्पोर्टिंग कंट्री को भेज दिया एक LMO. ठीक है, इम्पोर्टिंग कंट्री ने उसका यूज़ स्टार्ट कर दिया. आज से 1-2 या लेट्स से 3-4 डिकेड बाद कि भाई आपने उसका कंटिन्यूस यूज़ करा, आज से 1 डेकेड 2 डेकेड या 3 डेकेड बाद अगर उस LMO के यूज़ से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इकोसिस्टम में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, अगर मैं खाने की बात करूँ, खाने का कोई सीड है जो कि LMO है, 1-2 डेकेड बाद उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने लग जाता है कि हाँ भाई ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से लेट्स से लोग टकले रहे या लोग टकले हो गए, ठीक है, या फिर उनकी हाइट छोटी रहनी स्टार्ट हो गई. तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए एक लायबिलिटी बिल लाया गया 2016-17 में इन कार्टेजिना प्रोटोकॉल कुआलालंपुर कि भाई क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्री की रहेगी जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर वो गलती या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोर्टिंग कंट्री की रहेगी जो कि एक डेवलपिंग कंट्री के जिसने उस LMO को इम्पोर्ट करा. इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए एक लायबिलिटी बिल कुआलालंपुर में लाया गया इन कार्टेजिना प्रोटोकॉल. ठीक है, 2016-17. ठीक है, तो लिख लो इसमें. In 2016-17, amendment was brought in Cartagena Protocol in Kuala Lumpur as liability bill, which states who will be responsible if LMO showcased negative result for which showcased negative result after 1-2 decades. ठीक है, तो इसमें जो कंक्लूड हुआ वो ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है और जो इम्पोर्ट कर रहा है उन्हीं दोनों के बीच में आपस में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. अब मतलब फंडा ये है कि एक्सपोर्टिंग कंट्री और इम्पोर्टिंग कंट्री के बीच की बात है कि तुम डिसाइड कर लो कौन रिस्पॉन्सिबल है इफ़ LMO शोज नेगेटिव इम्पैक्ट आफ्टर 1-2 डेकेड्स. ठीक है, तो ये आपका पूरा था कार्टेजिना प्रोटोकॉल. ठीक है, द सेकेंड वन COP 10 वॉज योर नागोया प्रोटोकॉल. ठीक है, तो बेसिकली नागोया क्या है, नागोया इज़ अ सिटी इन जापान, आईची स्टेट का पार्ट है. ठीक है, सो नागोया प्रोटोकॉल बेसिकली टॉक्स अबाउट ABS. ABS स्टैंड्स फॉर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग. ठीक है, व्हाट ABS का लिख लो थोड़ा, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज. ठीक है, अब इसका हिंदी में तात्पर्य क्या है कि भाई देखो इंडिया के अंदर ऐसे कई ट्राइब्स हैं, कई हम विलेजेस में भी जाते हैं जिनके पास ना बहुत पुरानी ट्रेडिशनल नॉलेज है. ठीक है, अब भाई ट्रेडिशनल नॉलेज है तो वो प्रिजर्व करके रखी हुई है बाय द ट्राइबल्स ओनली, है ना. अब ट्राइबल्स ने वो चीज़ संभाल के रखी हुई है जो कि मॉडर्न साइंस के लिए भी कहीं ना कहीं एक गाइडेंस का काम करती है. ठीक है, मॉडर्न साइंस भी कहीं ना कहीं वो बेसिक अंडरलाइंग जो ट्राइबल नॉलेज है या जो होता है ना कि आयुर्वेद है या ऑल दोज थिंग्स जो कि एक नॉलेज है पिछले 500-600 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करी जा रही है. ठीक है, उस नॉलेज को मॉडर्न कंपनीज या मॉडर्न मेडिकल यूज़ के लिए या मॉडर्न मेडिसिन के लिए जो आप यूज़ करोगे ट्रेडिशनल नॉलेज को, अगर कोई मॉडर्न मेडिसिन बनती है विच इज़ यूजिंग द नॉलेज, द ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम एनी ट्राइब अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी, मतलब भाई सिंपल सी बात है, जैसे कोलगेट है. ठीक है, कोलगेट ने आज बोला कि भाई मैं दातून वाला टूथपेस्ट निकाल रहा हूँ. ठीक है, अब हमें पता है कि भाई ट्रेडिशनल ये पता नहीं कितने ही टाइम से इंडिया के अंदर दातून करना
ठीक है, एक पेड़ की डाली से टूट के सीधा हम ब्रश कर लेते हैं, तो वो सारे इस चीज़ों को साफ रखता है हमारे मुंह के अंदर, ठीक है। अब अगर कोलगेट कंपनी ने बोला कि भाई मैं आज से दातून वाले फॉर्मूले के संग अपना टूथपेस्ट निकालूंगा, ठीक है, विच विल गिव ऑल द बेनिफिट्स टू द वर्ल्ड, ठीक है, बट ऑब्वियसली क्योंकि दातून हमारे जो एक ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके बियॉन्ड वो ज़्यादा कंजम्पशन नहीं ले पाता, ठीक है, मॉडर्न एरा के अंदर, क्योंकि हमें वो पेड़ पत्ते ही नहीं मिलते जहाँ से हम दातून की डाली तोड़ सकते हैं। तो कोलगेट ने बोला कि भाई मैं ये टेक्नोलॉजी या मैं ये नॉलेज यूज़ करके अपना मास प्रोडक्शन करूँगा टूथपेस्ट का, ताकि हर कोई मेरे टूथपेस्ट को यूज़ करके दातून जैसा बेनिफिट ले सके, ठीक है। ये डिसाइड हो गया। अब नागोया प्रोटोकॉल ये कहता है कि भाई कोलगेट, तू जितना प्रॉफिट अर्न करेगा अपने टूथपेस्ट को बेच के, उसका कुछ परसेंटेज जाना चाहिए टुवर्ड्स दैट ट्राइब या उन ट्राइबल्स को जिनके पास ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी उनका बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुमने बस नॉलेज ली और तुमने अपना मास प्रोडक्शन करा, उससे सारा जो प्रॉफिट और बेनिफिट है वो तुम ही खा रहे हो बैठ के। दिस शुड नॉट बी द केस। इफ़ यू आर टेकिंग एनी ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम एनी ट्राइब्स और एनी वेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, देन द प्रॉफिट शेयरिंग नीड्स टू बी डन विद दैट ट्राइब ऑल्सो, ठीक है। ये आपका पूरा नागोया वो है, ठीक है। तो अब देखो यही यहाँ पे डिपिक्ट करा गया है। इंडिया है, इंडिया के अंदर ट्राइबल्स हैं। अब यही आपका दातून वाला किस्सा लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक तरफ आपका इंडिया है, ठीक है, उसके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है बट टेक्नोलॉजी वगैरह मास प्रोडक्शन नहीं है। यूएस है, यूएस के पास कंपनीज है, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बट उसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो यूएस से बंदा आया फर्स्ट में, इट केम टू इंडिया, उसने पूरा स्टडी करा ट्राइबल्स कैसे क्या यूज़ कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ली, ठीक है, वापस गया, वापस जाने के बाद सीधा प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया मेडिसिन का, ठीक है। तो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मेडिसिन फ्रॉम लर्निंग ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है। चौथे स्टेप में इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी बाय नागोया प्रोटोकॉल कि भाई जो भी वो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, प्रॉफिट नीड्स टू बी शेयर्ड विद द ट्राइबल्स, ठीक है। सो दिस इज मेंशन अंडर योर नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे बात समझ में, तो लिख लो इसमें। सो बेसिकली इट्स नागोया प्रोटोकॉल इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, बेसिकली इट्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नीड्स टू बी शेयर्ड विद द ट्राइबल्स, ठीक है। तो वही इसमें डिपिक्ट करा गया है। अब देखो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने इन टोटल मेड 20 आईची टारगेट्स फॉर सिग्नेटरीज, ठीक है। और इंडिया ने उसको क्लब करके 12 नेशनल डाइवर्सिटी टारगेट्स बना लिए, ठीक है। तो जो टारगेट था, डेडलाइन थी, दैट वाज योर इंडिया के लिए, दैट वाज योर 12 नेशनल बायोलॉजिकल टारगेट्स नीड्स टू बी अचीव्ड बाय 31 दिसंबर 2020, ठीक है। सीबीडी में 20 आईची टारगेट्स थे, उसमें से इंडिया के लिए 12 थे, ठीक है। इंडिया का टारगेट ये था कि 31 दिसंबर 2020 तक 12 नेशनल बायोलॉजिकल टारगेट्स अचीव करने ही करने, ठीक है। नाउ अब इसका देखिए जो टारगेट्स मिले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 स्टैब्लिश करा, ठीक है। ये हम अभी भी नागोया प्रोटोकॉल के बारे में बात करें, ठीक है। तो नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 स्टैब्लिश हुआ सेंट्रल लेवल पे, विच इज़ नोन एज नेशनल बायोलॉजिकल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2002। अब ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, तो सेंटर के पास है, तो स्टेट के पास आ गया आपका स्टेट बायोलॉजिकल बोर्ड, ठीक है। स्टेट के पास आपके लोकल गवर्नमेंट के बाद आया, ठीक है। BMC स्टैंड फॉर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। अब बेसिकली इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ BMC बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी टू मेंटेन अ रजिस्टर, ठीक है। उस रजिस्टर का नाम क्या है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर टू कंजर्व द ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। तो BMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल लेवल पे टू मेंटेन पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर टू कंजर्व द ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। ऑल्सो BMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब BMC विल ऑल्सो हेल्प इन बायोडाइवर्सिटी पायरेसी एंड फाइंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, ठीक है। ये आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स में जो हमारे क्लब करे गए थे, टोटल जो उसने बोले थे 20, वो सब क्लब करे गए स्ट्रेटेजिक गोल विच इज़ डिफाइंड अंडर ABCDE। ये एक बार इसको देख लेना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बायोलॉजिकल जोन्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, बेसिकली ज्योग्राफी का पार्ट है, बट एनवायरनमेंट के हिसाब से हम जो स्पीशीज़ हैं वो सारी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, लेक्चर 12 एंड लेक्चर 13 वुड बी योर बिगिनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में
बायोलॉजिकल ग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारा ट्रांस हिमालय, हिमालय डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुलर रीजन्स, गैंगेटिक प्लेन्स, कोस्टल जोन्स, नॉर्थ ईस्ट और आइलैंड्स पूरा बाइफिकेटेड है, ये सारे डिस्कस करेंगे। और बेसिकली वैसे तो ये जियोग्राफी का पार्ट है, तो उसमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, कितना टेम्परेचर रहता है, क्या ह्यूमिडिटी रहती है, वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, बट विल प्राइमरी फोकस ऑन द फ्लोरा एंड फौनास फाउंड इन दोज एरियाज। ठीक है, सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। और सिंपल है, वो शंकर की बुक में से रेफर कर लेना, सारी चीज़ें क्लियर कट हो जाएंगी। बट मोटा मोटी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैंने आज के लेक्चर में बता दिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।